की शिक्षा के क्षेत्र में काम करती है। पिछले 4 सालों में संस्था ने 300 से अधिक एक्टिविटीज़ और प्रोग्राम किए हैं और 4000 से ज़्यादा लोगों को स्वास्थ्य से संबंधित सेवाएं प्रदान की हैं। हेल्थ चेकअप कैंप, मेडिकल कैंप, जागरूकता अभियान, स्वास्थ्य जागरूकता कैंप, योग एवं मेडिटेशन कैंप, ब्लड डोनेशन कैंप, प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान, पौष्टिक सामग्री वितरण कार्यक्रम, टॉक शो एवं परिचर्चा के माध्यम से स्वास्थ्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में समाज को संबल बनाने का कार्य कर रही है। इसी कड़ी में आज संस्था द्वारा एक परिचर्चा आयुष्मान भारत, एक योजना जो बदल रही है जिंदगी, का आयोजन किया गया है। गरीब और कमजोर परिवारों के स्वास्थ्य की चिंता करने वाली इस योजना के बारे में आज डिटेल्ड में परिचर्चा हुई है। परिचर्चा के जो इमिनेंट पैनलिस्ट हैं उनके बारे में मैं तारुफ करा देना चाहता हूं। हमारे बीच में आज मोगरा बादशाहपुर नगर पालिका परिषद के प्रथम नागरिक चेयरमैन श्री कपिल मुनि जी हमारे बीच में हैं। एज ए पैनलिस्ट आपका स्वागत है। हमारे बीच में श्री राकेश मिश्रा जी हैं जो एक वरिष्ठ समाजसेवी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, विचारक हैं और राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। आपका भी इस परिचर्चा में स्वागत है। हमारे साथ में डॉक्टर CS पांडे जी हैं जो सीनियर रेजिडेंट हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल मोगरा बादशाहपुर से। हमारे साथ में श्री सुरेंद्र पांडे जी हैं जो कि एक क्रिटिकल एनालिस्ट हैं, बेहतरीन विचारक हैं और वरिष्ठ अध्यापक भी हैं। हमको ज्वाइन श्री आनंद त्रिपाठी जी भी कर रहे हैं जो कि वीडियो भी हैं और एक बेहतरीन विचारक और क्रिटिकल एनालिस्ट भी हैं। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे बीच में श्री CS पांडे जी हैं, डॉक्टर CS पांडे, मैं उनसे ये जो चर्चा है आयुष्मान भारत योजना जो हिंदुस्तान में चल रही है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लोगों को आयुष्मान भारत योजना के बारे में बताते हैं। सरकार उन सभी व्यक्तियों को कवर करना चाहती है जो किसी वजह से आर्थिक वजह से स्वास्थ्य सुविधाएं लेने में अक्षम है। इसमें सरकार हर बीमारी को कवर करती है। कोई भी बीमारी हो, कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी छोटी हो, हर परिवार को, हर उस गरीब परिवार को कवर किया जाता है जिससे कि स्वास्थ्य की आवश्यकता है या स्वास्थ्य किसी वजह से, इसलिए आर्थिक वजह से उसकी पहुंच नहीं है। ये एक तरह की बीमा योजना है। हम हमारे समाज में जो लोग सक्षम हैं वो तो अपना बीमा करवा लेते हैं, लेकिन जो अक्षम है, आर्थिक दृष्टि से इतने सफल नहीं है कि वो अपना स्वास्थ्य बीमा ले सकें, उनके लिए सरकार की तरफ से एक तरह की मुफ्त बीमा योजना है जिसमें सरकार सभी लाभार्थियों को 5 लाख तक का वार्षिक कवरेज देती है उनकी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। हमें जो है ज्वाइन कर रहे हैं श्री विश्वामित्र जी जो कि जो है एक वरिष्ठ समाज सेवी हैं और साथ ही साथ जो है वो हमारे लास्ट वाले पैनल डिस्कशन में उनकी जो भी बातें रही वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन रही और उन्हीं के सुझाव से कि हम हेल्थ को भी कवर करें, तो आज जो है उसी कड़ी में जो है हेल्थ को भी हमने कवर करने का एक प्रयास एक छोटा सा किया। जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि ये आयुष्मान भारत एक योजना है जो कि जो है भारत सरकार ने 2018 में लॉन्च किया और उसके साथ साथ जो है उन्होंने एक 2011 में एक जो है जनगणना हुई थी जिसको कि कास्ट सेंसस जनगणना बोलते हैं। उसके बेसिस पर उन्होंने बताया कि लगभग 55 करोड़ लोगों को ये सेवाएं जो है वो दी जानी है और ये जो सेवाएं हैं वो बिलो पॉवर्टी लाइन सेवाएं हैं, यानी कि वो लोग जो गरीब हैं या जो कमजोर तबके के हैं उनको ये सेवाएं दी जानी है। 15 करोड़ का मतलब है कि उन्होंने बताया कि मोटा मोटा लगभग 12 करोड़ परिवारों को ये जो है सुविधा दी जानी है और इस सुविधा में 5 लाख रुपए पर फैमिली पर प्रतिवर्ष ये जो है ये सुविधा दी जानी है। अब इसमें एक चीज है कि जैसे हमारे पास भी कई सवाल आते हैं और बीच बीच में जैसे आप हैं सर तो समाज से जुड़े हुए हैं, पब्लिक से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के बीच में भी ये चीजें आती हैं कि हमने कार्ड तो बना लिया है
लेकिन जो है कार्ड उसको जेब में भी रखा है, परिवार में रखा हुआ है, वो घर पे रखा हुआ है, लेकिन हम इसका उपयोग कैसे करें? कार्ड बन गया है, अब इसका उपयोग कैसे करें? हमारी तबीयत खराब हो गई, परिवार में किसी की तबीयत खराब हो गई, हम कार्ड का करें क्या? कहाँ लेके जाएं? पेशेंट को कहाँ लेके जाएं? फिर इस तरीके के सवाल आते हैं कि अगर हम लेके जाते हैं तो क्या डॉक्टर की ओपीडी फ्री है या नहीं फ्री है? हमें दवाएं फ्री मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी? उसके बाद ब्लड टेस्ट या एमआरआई या जो कुछ भी अगर डायग्नोस्टिक जो टेस्ट है तो टेस्ट फ्री होंगे कि नहीं टेस्ट फ्री होंगे? हम क्या पीएचसी में ही दिखा सकते हैं, सीएचसी में ही दिखा सकते हैं, या जिला अस्पताल में या सरकारी अस्पताल में या प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जाके दिखा सकते हैं? तो इतने सारे लोगों के सवाल बीच में लोगों के बीच में मिलते होंगे। चेयरमैन साहब खुद बहुत सारे लोगों से मिलते होंगे, तो उनके सामने भी इस तरीके की बातें आती होंगी। तो मैं डॉक्टर साहब से भी फिर एक बार पूछना चाहूँगा कि ये जो सेवाएं हैं, जैसे कार्ड अगर बन गया है, तो अगर वो कार्ड बन गया है तो वो कार्ड किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है? जो सवाल हमने पूछे उसको प्लीज करने के लिए। आयुष्मान योजना के तहत भारत के सभी सरकारी चिकित्सालय कवर्ड हैं इस समय, और प्राइवेट चिकित्सालय में जो प्राइवेट चिकित्सालय हैं उसमें से जो लोग अप्लाई करते हैं, सरकार उसमें कुछ शर्तों के साथ उन्हें यह अधिकार देती है कि हाँ उस बीमा योजना के तहत वो मरीजों का इलाज कर सकें। इसमें इंडोर की सारी सुविधाएं सरकार की तरफ से फ्री दी जाती हैं, लेकिन जब तक किसी पेशेंट की डायग्नोसिस ना बन जाए तब तक के पहले का जो खर्च रहता है वो मरीज को वहन करना पड़ता है। सर्जरी के पहले कुछ इन्वेस्टिगेशन होते हैं जिनका खर्च पेशेंट को वहन करना पड़ता है, हालांकि वो एक सामान्य खर्च होते हैं, लेकिन शायद पॉलिसी को इस तरह से ध्यान में रख के बनाया गया है कि इसका दुरुपयोग न होने पाए, जिसके लिए एक बार आवश्यक भी हो जाता है। ओपीडी सेवाएं इसके तहत फ्री नहीं है। ओपीडी सेवाओं में सरकार की तरफ से जितनी भी ओपीडी सेवाएं हैं वो नाम मात्र के मूल्य पे देखी जाती हैं। सभी स्पेशलिस्ट सेवाएं सरकार की तरफ से अवेलेबल होती हैं, ₹1 के खर्चे पे देखी जाती हैं। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में लोगों की अपनी फीस होती है, जो हमारे चैरिटेबल ट्रस्ट हैं, कई सारे हॉस्पिटल्स हैं, नॉमिनल फी पे देखे जाते हैं ₹10, ₹30, ₹50। जो प्राइवेट अपने कंसल्टेंट बैठते हैं उनकी अपनी फीस होती है। ये चीज़ें आयुष्मान भारत में कवर नहीं की जाती हैं। ये माना जाता है कि ओपीडी को खुद दिखाएं। अगर ओपीडी बेसिस का इन्वेस्टिगेशन होता है तो पेशेंट को खुद से कराना पड़ता है। अगर पेशेंट इंडोर में एडमिट है और भर्ती के दौरान उसे किसी भी तरह के इन्वेस्टिगेशन की जरूरत पड़ती है तो वो आयुष्मान भारत उसको कवर करता है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। एक कुछ स्टैटिक्स है हमारे पास बन चुके हैं पूरे हिंदुस्तान में। लगभग 40,000 कार्ड पर डे बन रहे हैं अगर आने वाले एवरेज अगर लेके चलते हैं। स्टैटिक्स बताता है कि 7 करोड़ से ज़्यादा लोगों को जो है ये सुविधा ले चुके हैं, हॉस्पिटलाइज ले चुके हैं, चाहे 2 दिन के लिए हो, चाहे 20 दिन के लिए हो, महीने भर के लिए। 7 करोड़ से ज़्यादा लोग जो है अभी तक हॉस्पिटलाइज हो गए हैं। अप्रॉक्सीमेटली अगर हम एवरेज निकालें तो 30,000 लोग जो है पर डे जो है हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं जब से ये सर्विस स्टार्ट हुई है। अगर हॉस्पिटल की बात करें तो इसमें प्राइवेट हॉस्पिटल और गवर्नमेंट हॉस्पिटल दोनों ही कवर होते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल अभी तक जो है लगभग 13,000 से ज़्यादा प्राइवेट हॉस्पिटल और 17,000 से ज़्यादा गवर्नमेंट हॉस्पिटल इसमें इंपेंडेंट है ऑल ओवर इंडिया। और जिसमें कि यूपी का डाटा तो बहुत ही ज़बरदस्त है। यूपी में 5 करोड़ से ज़्यादा ये हेल्थ कार्ड जो है, आयुष्मान कार्ड जो है वो बनाया जा चुका है, और जिसमें से जो है पर डे 2000 कार्ड एज पर डेटा जो है वो बन रहा है। अगर हम देखें तो 6 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने अभी तक इस सेवा का लाभ ले लिया है। अगर हम देखें तो पर मंथ यानी कि हर महीने 9,000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट जो है इस सेवा को चलाने में लोगों को लाभ देने के लिए खर्च कर रही है। ये कुछ डेटा था जो कि हमने आपके सामने सर शेयर किया। जैसा कि अभी हमारे बीच में चेयरमैन साहब भी हमारे साथ में इस पैनल पर हैं, तो आप तो सर सीधा पब्लिक में रहते हैं तो और लोगों से आप मिलते भी रहते हैं, तो अब क्या लगता है सर कि क्या ये जो सेवा है वो लोगों को कितना लाभ दे रही है और कितना प्रभावी हो रही है? आपके इनपुट्स लेना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान भारत। सरकार का मूल मंत्र ही अंत्योदय है कि
कि समाज के अंतिम पायदान पर रहने वाले व्यक्तियों को खाने की व्यवस्था और स्वास्थ्य सुविधा और शिक्षा की व्यवस्था ये सरकार का फोकस है। उसी के तहत आयुष्मान योजना में सरकार ने आयुष्मान कार्ड बनाकर लोगों को लाभ देने का काम किया। कुछ कमियां हो सकती हैं, बहुत बड़ा 1.5 अरब की आबादी का अपना देश है, कहीं कोई दिक्कत आ सकती है। हो सकता है किसी को कहीं लाभ मिल जाए और कहीं कोई वंचित भी रह जा रहा है। सरकार निरंतर उसकी तरफ उसका ध्यान है, उसमें रेगुलर सुधार हो रहे हैं और निरंतर लोग उसका लाभ उठा रहे हैं। सरकार को हमने भी अपने कुछ सुझाव आयुष्मान भारत में, सरकार एक तरफ कहती है कि जनसंख्या नियंत्रण, दूसरी तरफ आयुष्मान भारत में सरकार की योजना है कि आपके परिवार में 6 लोग होंगे तो ही आपका आयुष्मान बनेगा। हम परिवार नियंत्रण करें तो आयुष्मान से जाएं और परिवार नियंत्रण न करें तो आयुष्मान मिले। कुछ कमियां हैं सरकार को, सरकार स्वयं भी सुझाव मांग रही है और लोग भी अपने सुझाव मंत्रालय को भेज रहे हैं। ट्विटर पे, डेटा पे, मेल पे सब लोग पूरे देश से सुझाव सरकार के पास है और सरकार उन्हीं सब बातों पे विचार करती है और उसमें संशोधन उन्हीं सबको देखकर जो जनता की डिमांड है उसमें जो जरूरी है, गलत बातों पे तो सरकार विचार ही नहीं करती, लेकिन जो जनता को हित में है वो हो सकता है इसके विचार लाखों लोगों ने दिया हो और लागू होने पे हर व्यक्ति ये सोच के खुश हो कि हमने कहा था और हमारी ये बात सरकार ने मान ली। लेकिन अभी एक हमारे मोहल्ले में गरीब आदमी था, उसका आयुष्मान कार्ड था, उसकी पत्नी को हार्ट में प्रॉब्लम आई तो स्वरूप रानी में गए, आयुष्मान से उसको पेसमेकर लगा। ठीक है, वहाँ इतनी ही दिक्कत आई कि हफ्तों लगा, धीरे प्रगति है और ऐसी भी स्थितियां हैं कि उस प्रगति में धीमा चलते और करते थोड़ी सी लापरवाही में मरीज की जान दी जा सकती है। धीमा प्रगति, इमरजेंसी सीरियस नहीं है, लेकिन फिर भी लाभ मिला। 3.5 लाख रुपए का इलाज मुफ्त में मिला थी 1 महीने के बाद। कहना पड़ा, ठीक है, कुछ न कुछ कोशिश तो लोग करते ही हैं जो भी परिचित लोग हैं, लेकिन सरकार की बहुत बड़ी, अभी आपने आंकड़ा दिया कितना लाख करोड़ रुपए, 9 लाख करोड़ रुपए पर डे सरकार दे रही है। तो ये बहुत बड़ा राजस्व सरकार गरीबों के इलाज पर खर्च कर रही है। इतना बड़ा अपना देश है तो कुछ कमियां होंगी, लेकिन सरकार आने वाले दिनों में उन्हें भी दूर करने का काम करेगी। सरकार सभी जितनी भी सरकार के लीकेज पॉइंट है वो सब बंद कर रही है, सबकी चेकिंग है, सब पे बार बार सरकार का फोकस है, उनके लोग लगे हैं, देख रहे हैं और हर 4 महीने 6 महीने में कुछ न कुछ चीजें रोकी जा रही है क्योंकि गलत चालू है, उसे सरकार बंद कर रही है और उसका सीधा लाभ गरीब जनता को है। अभी सरकार ने दिया है राशन कार्ड धारकों की केवाईसी करा रही है। हमें लगता है कि पूरे देश में 15% राशन सरकार को बच जाएगा, केवाईसी नहीं होगी। 5 लोग थे, 1 लोग 2 लोग मर गए, फिर भी आप 5 का राशन ले रहे थे। अब निश्चित ही वो लोग जब खत्म हो गए हैं तो केवाईसी नहीं हो पाएगी, केवाईसी नहीं होगी तो आप 5 की जगह 3 बचे, तो नए लोगों को उसका लाभ मिलेगा। सरकारी योजना है कि 89% गाँव की जनता को राशन मिले और शहरों में 63%। तो अब वो परसेंटेज जब कुछ घटेगा, जब जांच हो रही है तो कुछ न कुछ घटेंगे तो नए लोगों को उसका लाभ मिलेगा। तो ये जो लाभ मिलेगा ये अपने ही देश की जनता है, अपने ही देश के गरीब लोग हैं, उन्हें उसका लाभ मिलेगा। तो निश्चित ही सरकार की उपलब्धि में वो नाम जुड़ेगा, जो लोग परेशान है उन्हें उसका लाभ मिलेगा। इसी तरह आने वाले दिनों में आयुष्मान पे भी सरकार कोई न कोई कड़ा कदम उठाएगी और जांच प्रक्रिया के तहत या इलाज में जल्दी हो सकती हो। सभी जिलों में भी आप ऑनलाइन ही चेक कर लीजिए, पता चल जाएगा इतने हॉस्पिटल आयुष्मान योजना के तहत पंजीकृत है। हो सकता है कहीं किसी ने इलाज किया हो, 20 लोगों का पैसा सरकार से भुगतान ना हुआ, लेकिन ज्यादातर मरीज को बुला रहे, ये काम आयुष्मान कार्ड के यहाँ चलता है और आप लोग आइए और लेकिन सरकार बहुत ही अच्छा गरीबों के लिए काम कर रही है और इसका लाभ सीधे जनता को हो रहा है।
कुछ चीजें जनता को जानकारी भी कम थी। धीरे धीरे जब उसके ऊपर कोई जरूरत पड़ी तो वो उसका खिलाड़ी बन गया और अपने साथ साथ अपने अगल बगल के लोगों को भी उसका लाभ दिला रहा है। जब एक आदमी ले लिया उसी तरह सबको दिलाता है। यही हमारा विचार है कि सरकार की बहुत ही अच्छी और महत्वाकांक्षी योजना है और जनता को सीधे बहुत बड़ा लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद चेयरमैन साहब, आपने बिल्कुल सही कहा कि अभी जिस तरीके से ये योजना चल रही है लोगों को जो है फायदा तो मिल रहा है, बट उसके साथ साथ कुछ कुछ चैलेंजेस हैं। समय के साथ साथ वो चैलेंजेस भी दूर हो जाएंगे और निश्चित रूप से जो है भारत में ये जो गरीब और कमजोर लोगों से जुड़े रहते हैं तो उनसे उनकी एक राय लेना चाहूँगा कि क्या जो है यह जो सेवा चल रही है वो निम्न वर्गीय और बाकी हाशिए पर रहने वाले वर्गों पर इसका कुछ प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? क्योंकि वास्तव में जब स्वास्थ्य गड़बड़ होता है और वो गरीब घर से बिलोंग करते हैं तो कहीं न कहीं वो फिर पैसा उधार लेकर के जो है इलाज कराते चले आए हैं। अभी भी वो चीज़ देखने को मिलती है। तो ये जो योजना है कि वास्तव में उस पर कुछ रोक लग पाई है कि नहीं लग पाई है? बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही गूढ़ और ज्वलंत विषय पर चर्चा कराई है। इस बात के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आयुष्मान भारत, ये आयुष्मान भाव का एक स्वरूप है। भारतीय जनता के लिए भारत सरकार का यह आयुष्मान भाव है, आयुष्मान भारत। खासतौर से आपने कहा जो निर्बल आय वर्ग के लोग हैं उनके लिए तो यह वरदान स्वरूप है। वरदान स्वरूप क्यों है? क्योंकि स्वास्थ्य के संबंध में दो प्रकार की जरूरतें पड़ती हैं। पहली जरूरत पड़ती है ओपीडी की, जैसा कि अभी हमारे डॉक्टर साहब ने बताया कि ओपीडी की व्यवस्था 1 रुपए के पर्चे पर या पूर्व में कभी निःशुल्क भी हुआ करती थी, आजादी के बाद से ही उपलब्ध है। भारत सरकार का ध्यान इस विषय पर गया था कि यदि हमारी गरीब जनता बीमार हो जाएगी तो उसका इलाज उसके खुद के द्वारा किया जाना संभव नहीं होगा। इसीलिए 1 रुपए के पर्चे पर या निःशुल्क पर्चे पर ओपीडी की व्यवस्था बनाई गई। किंतु यह व्यवस्था पिछले 60-70 वर्षों से चल रही थी। इसमें अस्पताल में भर्ती होने के बाद आने वाले जो खर्च हैं या ऐसी बीमारियां जो अस्पताल में भर्ती हो जाने के बाद सर्जरी के द्वारा या किन्हीं अन्य चिकित्सा की आधुनिक तकनीकों को द्वारा संपादित की जाती हैं, उन्हें करा पाना किसी निर्बल आय वर्ग के लिए आयुष्मान कार्ड के पहले संभव नहीं था। वो या तो अस्पताल नहीं जाया करता था और या तो अस्पताल जाता था तो ऋण के जाल में फंस जाता था, साहूकारों से धन लेता था और सूदखोरों से धन लेता था, धन लेकर अपना इलाज कराता था और गरीबी के दुष्चक्र में और बुरी तरह फंस जाया करता था। किंतु ये आयुष्मान कार्ड जैसे जो ये प्रोग्राम चल रहा है इसमें एक जो है शुरू में हमें एक हम्बल एक इंस्ट्रक्शंस देना था कि मतलब 2 से 3 मिनट में अपनी बात को अगर हम खत्म करेंगे तो बाकी और पैनलिस्ट को भी हम सुन पाएंगे। तो कार्यक्रम को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए हम एक और प्रश्न लेते हैं कि जैसे ये जो योजना है तो बहुत अच्छी है, निःशुल्क है, लोगों के बीच में अभी जागरूकता कितनी है और क्या ऐसा लगता है कि इसके लिए और ज़्यादा जागरूकता या अवेयरनेस की आवश्यकता है और क्या सुझाव है कि इसको जो है किस तरीके से इसकी जागरूकता बढ़ाई जाए? तो हमारे बीच में वरिष्ठ पत्रकार और वरिष्ठ समाज सेवी श्री राकेश मिश्रा जी हैं। मैं आपसे ये प्रश्न लेना चाहूँगा कि क्या इसकी जागरूकता बढ़ानी जरूरी है और अगर है तो कैसे इसकी जागरूकता को बढ़ाई जाए? बहुत धन्यवाद संचालक जी, चेयरमैन साहब, डॉक्टर साहब, जी, विश्वामित्र
आनंद जी और सभी यहाँ पर किरण भाई, इस योजना बड़ी महत्वपूर्ण योजना इसलिए थी, मेरे दिमाग में आई है, मिल गया। मॉर्निंग वॉक के समय अरुण जेटली जी, मॉर्निंग वॉक के समय अरुण जेटली जी और प्रधानमंत्री जी जा रहे थे, तो मन में भैया मिलेंगे तो शाम को पूछ। भैया, जैसे कि अभी आपने बताया, आप सबका आशीर्वाद स्नेह और सपोर्ट तो हमेशा हमें मिलता रहता है और साथ ही साथ अपेक्षा करेंगे कि और भी ज़्यादा मिलता रहे, जिससे कि मैं पूरी एनर्जी के साथ जो है जिस मिशन को लेके चला हूँ उसको मैं आगे करता रहूँ। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जैसे कि अभी राकेश भैया ने बात को खत्म किया कि क्या क्या चीज़ें नॉर्मली कवर है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोगों को नहीं पता है कि ये चीज़ें भी कवर है। जैसे बाईपास सर्जरी कवर है, प्रोस्टेटिक कैंसर से रिलेटेड जो भी ट्रीटमेंट होता है बिफोर आफ्टर, सर्जरी के पहले सर्जरी के बाद, वो कवर है, यानी कि उसकी मेडिसिन भी कवर है। एंजियोप्लास्टी अगर कराना है तो एंजियोप्लास्टी कवर है, स्कल बेस सर्जरी कवर है, उसके बाद डबल वॉल रिप्लेसमेंट वो कवर है। 2000 से ज़्यादा बीमारियां कवर हैं, अभी 1500 बीमारियां और ऐड ऑन हुई हैं, वो कवर है। पल्मोनरी वाल्व रिप्लेसमेंट जो है वो कवर है। ये जो डाटा है वो डायरेक्ट इसके वेबसाइट से हमने उठाया है, इसलिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेरिंजोस्कोपी जो है वो कवर है। क्या चीज़ नहीं कवर है? जो नहीं कवर है वो है कॉस्मेटिक सर्जरी। हम सुंदर हैं और ज़्यादा सुंदर होना चाहते हैं, वो हमारी इमरजेंसी में नहीं आती, तो वो चीज़ गवर्नमेंट ने उसको नहीं कवर। प्रत्यारोपण नहीं कवर है, अगर कोई नी रिप्लेसमेंट कराना चाहे तो वो कवर नहीं। लेकिन अगर कहीं कोई एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट के बाद उस नी रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ रही तो वो कवर है, क्योंकि वो फिर इमरजेंसी में आ गया। ड्रग रिहैबिलिटेशन, जो गलत तरीके से ड्रग लेना शुरू कर देते हैं, उसके बाद हम चाहते हैं कि वो ड्रग जो है वो न ले, तो ड्रग रिहैबिलिटेशन से रिलेटेड जो दवाइयाँ हैं या जो सर्विसेज हैं वो कवर नहीं है। ओपीडी जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, ओपीडी नहीं कवर है। फर्टिलिटी रिलेटेड केसेस हैं, जैसे कि टेस्ट ट्यूब बेबी और इससे रिलेटेड जो ट्रीटमेंट्स हैं वो कवर नहीं है। कुछ व्यक्तिगत निगरान जो है वो कवर नहीं, तो कुछ चीज़ें कवर नहीं है। तो अभी जो है कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम हमारे बीच में विश्वमित्र भैया जी हैं, इनसे जानना चाहेंगे कि इस सेवा को लेकर के भ्रांतियाँ और मिथ्या क्या क्या लगता है कि है वो, और अगर उसको दूर करना हुआ तो हम उसको कैसे दें? क्योंकि कई बार ऐसा लगता है ना कि भाई मतलब आयुष्मान योजना क्या ये पैसे ले लेगी क्या, या फिर हमारे पास कार्ड तो बना हुआ है, पता नहीं इसके इस्तेमाल करने पे प्राइवेट हॉस्पिटल वाले पैसा ले लेंगे, कुछ ऐसी चीज़ें भी आती हैं। तो वो जो मिथक और भ्रांतियाँ हैं वो क्या लगता है समाज से क्या क्या सवाल आते हैं, क्योंकि आप जुड़े हुए हैं समाज से, और उसको दूर करना हो तो हम लोगों जैसे संस्थाओं को इसके बारे में अगर लोगों को अवेयर करना हो तो क्या तरीके हैं जिससे अवेयर किए जाए? धन्यवाद सुधाकर जी, और पुनः आपके साथ बात चर्चा में। आयुष्मान भारत सरकार की मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया व्यवस्था है, सबसे बढ़िया योजना है। इस नियत से ये योजना बनाई गई, वो नियत बहुत अच्छी है, कमियाँ तो होती ही हैं, अवेयरनेस की कमी है निश्चित ही, क्योंकि आयुष्मान कार्ड को लेकर भ्रांतियाँ हैं लोगों में। जब वो इलाज के लिए हॉस्पिटलों में जाते हैं तो पता चलता है उनका आयुष्मान कार्ड जो है वो एक्टिव नहीं है, ये प्रॉब्लम आती है। हर आदमी पहले से ही बीमारी के पहले एक्टिव नहीं करा के पूरी चीज़ें समझ के नहीं जाता, अस्पताल जाता है। ये टेक्निकल है, खासकर लोग अच्छे हॉस्पिटलों में जाते हैं, जो रिकॉग्नाइज्ड है अच्छे हॉस्पिटल में जाते हैं। देखिए अवेयरनेस तो करना पड़ेगा, आम आदमी को अवेयरनेस करना पड़ेगा। भारत सरकार के तमाम स्वास्थ्य कर्मी हर गांव-गांव में जाते हैं, छोटे छोटे सेमिनारों के माध्यम से लोगों को आयुष्मान कार्ड से संबंधित चीज़ों की जानकारी हो सकती है, दिया जा सकता है। डॉक्टर साहब इसको अच्छी तरह से डील कर रहे होंगे। अभी पल्स पोलियो से लेकर तमाम प्रकार के टीके हुए, तो सभी स्वास्थ्य कर्मियों ने गाँव-गाँव जाकर किया, उसमें समाज सेवी संस्थाओं ने सहयोग भी बहुत किया। मैंने भी बहुत सारी संस्था ने बहुत सहयोग किया है, मैंने बहुत सारा कार्यक्रम पूरे क्षेत्र में किया है, जौनपुर जिले में पूरा किया है। पोलियो के संबंध में और हेपेटाइटिस बी के संबंध में मैंने कैंप भी कराया है। तो उस
संदर्भ में समझता हूँ कि अवेयरनेस ही ज़्यादा कारगर होगा स्वास्थ्य कर्मियों के साथ या स्वास्थ्य सेवाओं के से जुड़े हुए लोगों के साथ सोशल एनजीओ के माध्यम से। ये जरूरी है। एक जो महत्वपूर्ण चीज है, मैं सबका सुन रहा था, सब विद्वान जन है, सबको मैंने सुना है और सब में योग्यता है। मैं तो जब आपके पास आता हूँ तो मुझे कुछ समझने का अवसर मिलता है, सुनने का और बाद में प्रेजेंटेशन देने का अच्छा अवसर मिलता है। आप लोगों को जब सुनता हूँ खासकर, तो ये मैंने एक चीज फील किया है कि स्वास्थ्य सेवाओं में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा पूरी भारत की आजादी के पहले से ही चालू, PSC, लेकिन बाद में सरकारों ने CSC बनाया, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भारत सरकार की बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है, जहाँ पे एक्सपर्ट डॉक्टरों की बड़ी टीम, बड़े अच्छे डॉक्टरों की टीम है। ये कमी है उसमें। हमें जो जितने भी टेस्ट होते हैं हमारे विभिन्न प्रकार के टेस्ट, अगर सरकार उसे वहां पर CSCO में चालू कर दे मिनिमम शुल्क पे या सरकारी शुल्क पे, या PPP मॉडल पे भी वो चालू कर दे, सरकार फाइनेंस देके या उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को देके उनको PPP मॉडल के जो अगर चालू कर दे, तो निश्चित तौर पे CSC के माध्यम से हर आदमी को फायदा हो जाएगा। PSC पे पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पे वो चलता था, OPD के अलावा लैब होते थे, टेस्टिंग लैब, शायद हमारे ख्याल में कोरोना काल के बाद से स्थगित है। आज तो थोड़े थोड़े छोटे छोटे हर जगह पे ये सेंटर खुल गए हैं, पैथोलॉजी सेंटर के नाम पे। वो जो अनट्रेंड लोग पैथोलॉजी चला रहे हैं, मशीनों से दे रहे हैं, कागज दे रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं, हर डॉक्टर अपने हिसाब से कराता है। अगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पे हमें केवल पैथोलॉजी की बेहतर सुविधा मिल जाए, इमरजेंसी में एक्सीडेंट होता है तो हमें ट्रामा सेंटर की जरूरत पड़ती है, ट्रामा सेंटर हमारे पास होना चाहिए। यहाँ ट्रामा सेंटर की व्यवस्था नहीं है। ये पॉलिटिकल व्यू होना चाहिए, यहाँ के पॉलिटिकल लोगों का व्यू होना चाहिए कि सरकार तक इन बातों को पहुँचाए। जब सरकार तक की बात, जैसे हमारे यहाँ नंदी जी है उद्योग मंत्री, अगर मैं अपने उद्योग मंत्री से भी इस बात को परसों कर दूं तो वो शासन स्तर पे कैबिनेट की इस प्रस्ताव को पास करवा के आप बनवा सकते हैं, लेकिन इसके लिए लोकल लोगों को लगना पड़ेगा, नेता से नहीं। सोच जो है समाजी बनाने का जिनिस नहीं, सोच समाजी बनानी पड़ेगी। बड़ा वक्ता बनना, बहुत अच्छी बात बोलना बहुत लोगों का आता है, लेकिन बहुत अच्छा समाज सेवा करना बहुत कम लोगों का आता है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत ही कम शब्दों में आपने बहुत अच्छी बातें बताई, और न केवल बताई बल्कि हमारे मुद्रा बादशाहपुर में जो अभी स्वास्थ्य सेवाओं का जो स्तर है वो, और उसके साथ साथ जो है उसमें और क्या आमूल परिवर्तन और बढ़ोतरी की जा सकती है उसके बारे में भी आपने बताया। हम चर्चा आयुष्मान भारत योजना की कर रहे थे। कुछ सवाल ऐसे आते हैं लोगों के बीच में कि भाई हम कैसे जाने कि आयुष्मान भारत योजना के तहत हम एलिजिबल हैं कि नहीं एलिजिबल है। इसमें मैं बताना चाहता हूँ कि दो तीन तरीके हैं। एक तो ये है कि नजदीकी जो भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, PSC है, CSC है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, और उसके बाद जन सेवा केंद्र जो खुले हुए हैं, कंप्यूटर ऑफिसेस टाइप के जो जन सेवा केंद्र हैं, उन जगहों पर जाकर के अपना आधार कार्ड और उसके साथ साथ राशन कार्ड, ये दोनों साथ में अगर आप लिए हैं तो उसके थ्रू आप वहां से जानकारी ले सकते हैं कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है। क्योंकि देखिए इसमें एलिजिबिलिटी के लिए कोई पहले हमें कुछ पहल नहीं करनी है। गवर्नमेंट ने ऑलरेडी पहल करके रखा है और उन 55 करोड़ लोगों को आइडेंटिफाई करके भी रखा है कि किन लोगों को हमें ये सुविधा देनी है। तो हमें अपनी तरफ से कुछ पेपर नहीं देना है, हमें सिर्फ ये चेक करना है कि हम उस सेवा में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, सिर्फ ये हमें जांच करनी है। और हम इसको खुद से भी कर सकते हैं। आयुष्मान गूगल पे जाकर के आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें और डाउनलोड करके उसमें देखें एम आई एलिजिबल, क्या मैं एलिजिबल हूँ। वहाँ पे जाके अगर आप चेक करेंगे तो वो आपसे आधार कार्ड नंबर पूछेंगे या राशन कार्ड नंबर पूछेंगे, और उस जैसे आप इसको भरेंगे तुरंत आपको जानकारी मिल जाएगी कि आप आयुष्मान भारत योजना के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। तो कहीं और दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है। इसकी वेबसाइट है pmjay.gov.in, इस पे भी जाकर के जो है हम सर्विस ले सकते हैं। एक टोल फ्री नंबर है जो बहुत बढ़िया काम करता है। मैंने पर्सनली इस टोल फ्री नंबर का उपयोग करके कम से कम सैकड़ों लोगों को आयुष्मान भारत से जुड़े हुए जो लोग कार्ड रखे हैं, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, मैंने उनकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट की है। वो नंबर है
145555 ये सीधा टोल फ्री नंबर है। इसको हम अगर डायल करेंगे वहाँ पे हम अपना आधार कार्ड और उसके बाद राशन कार्ड डिटेल हम बताएंगे। वहाँ से बहुत सारी जानकारी जो आप लेना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी वो मिल जाएगी। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम